स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव। आज अपन पॉलिटी की इस क्लास में अनुसूचियाँ या स्केड्यूल इनको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन को समझना है कि अनुसूचियाँ स्केड्यूल होते क्या है। ये कुछ नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं अपन को। संविधान में कुछ चीज़ों का उल्लेख तो कर दिया है, लेकिन उनका विस्तृत विवरण संविधान में नहीं दे रखा। तो ये विस्तृत विवरण देने का काम जो अपनी अनुसूचियाँ स्केड्यूल करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे अपन तो आर्टिकल 346 और 347 जिसमें संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख कर रखा है, लेकिन उस ऑफिशियल लैंग्वेज को कहीं पे भी परिभाषित नहीं करा रहा, अर्थात उसका विस्तृत विवरण नहीं दे रखा। तो अनुसूची 8 जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अपन को परिभाषित करती है, ऑफिशियल लैंग्वेज को, और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो अनुसूचियाँ या स्केड्यूल है जो मूल रूप से 8 थे, लेकिन 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियाँ बाद में संशोधन के द्वारा जुड़ी। ऐसे ही देखें तो अनुसूची 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के जो नाम हैं और उनके न्याय क्षेत्र अर्थात उनकी सीमाओं का उल्लेख कर रखा है। अनुसूची 2 की बात करते हैं। सरकार में कुछ ऐसे पद होते हैं जो तटस्थ रहना आवश्यक है, अर्थात वो तटस्थ रहकर ना किसी पक्ष में ना किसी के विपक्ष में अपने निर्णय देते हैं। तो ऐसे में उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो अनुसूची 2 में सरकार के इन्हीं कुछ पदों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में विवरण दिया गया है। सरकार में कार्यपालिका में देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे पद हैं जो अपने तटस्थ रह के निर्णय दें। ठीक है, फिर विधायिका में केंद्र की और राज्य की दोनों विधायिकाओं के जितने भी पीठासीन अधिकारी होते हैं वो तटस्थ रहना आवश्यक है। अगर मैं न्यायपालिका में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजेस को तटस्थ रह के अपने निर्णय देने चाहिए। वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो तमाम जो सार्वजनिक वित्त होता है उसका नियंत्रक व संरक्षक होता है। तो इन्हीं तटस्थ पदों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में अनुसूची 2 बात करती है। अनुसूची 3 शपथ के बारे में। ये शपथ कुछ ऐसे पदों के, सरकार के ऐसे पदों के बारे में है जो जनता के बेनिफिट को, जन कल्याण को एक लार्ज स्केल पर प्रभावित कर सकते हैं। जो अपन देखते हैं विधायिका के अंदर जो संसद और विधानमंडल, केंद्र की हो संसद या फिर स्टेट की विधानमंडल, उनके जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या फिर जो सदस्य इलेक्शन जीत चुके हैं उनकी शपथ के बारे में। कार्यपालिका में अगर मैं बात करूं तो मंत्रियों की शपथ के बारे में। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी शपथ के बारे में। फिर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो सार्वजनिक वित्त का लेखा करता है उनके संबंध में शपथ का विवरण अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, अर्थात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उनके सीटों के आवंटन और विवरण के बारे में अनुसूची 4 में है। ठीक है, अनुसूची 5 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। वही अनुसूची 6 4 स्टेट मतलब मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इनके जनजातीय क्षेत्र, इनके ट्राइबल्स एरिया है, उनके प्रशासन के बारे में। इन 4 स्टेट को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है MMTA, ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, फिर 7वीं है जो सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, अर्थात इनमें संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट है। देखो, संघ सूची के संबंध में कानून केंद्र को बनाने का अधिकार है, वही राज्य सूची में राज्य को और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है, अनुसूची 8 भाषाओं के बारे में। ये 22 भाषा है, लेकिन जब संविधान बनाता ये 22 नहीं थी। संविधान जब बनाता ये मूल रूप से 14 भाषाएं थी। देखो, इनको 14 भाषाओं को याद करने का जो सीरीज है इसी प्रकार होना चाहिए स्टेट वाइज, कि सबसे पहले कश्मीरी, सेकेंड नंबर पर पंजाबी, गुजराती, फिर मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, फिर अपने जो भारत में चलने वाली हिंदी, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद 1967 में 21th अमेंडमेंट के तहत अपन ने सिंधी को ऐड करा। फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड करा। फिर 2003 के अंदर 92th अमेंडमेंट के तहत अपन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को ऐड करा। इस प्रकार अपने पास अभी अनुसूची 8 में 22 लैंग्वेज हैं।
इससे पहले जो अपन ने 8 अनुसूचियां देखी थी वो कहीं ना कहीं संविधान में मूल रूप से उपस्थित थी, लेकिन अनुसूची 9, 10, 11, 12 इनको अपन ने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। 1951 में भू सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन के संबंध में अपन ने अनुसूची 9 को बनाया। ठीक है, इसमें प्रारंभ में किसी प्रकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उसमें यह कहा गया कि अनुसूची 9 है अब न्यायिक समीक्षा के तहत आएगी, अर्थात इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जो 1985 में अपन ने अनुसूची 10 दल बदल को जोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 1992 में 2 अनुसूचियां ऐड हुई, एक तो 11 और एक 12। 11 थी पंचायत के संबंध में, जिसमें पंचायत के 29 सब्जेक्ट थे। ये जो है अपना जो संविधान संशोधन है 73 उसके तहत जोड़ा गया था। जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के संबंध में है, उसमें 18 सब्जेक्ट है और ये जो 74th अमेंडमेंट है उसके तहत जोड़ा गया। धन्यवाद।